IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। ख्याति, आप कैसे हो? सब बढ़िया है। बताइए आज क्या नया है? आज नया नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ पुराना डिस्कस किया जाए। तो हम हमेशा कुछ नया डिस्कस करते हैं, तो एक मौका भी है हमारे पास। आज़ादी के 75 साल हुए हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। पुलियाबाजी में भी हम काफ़ी टाइम से ऐसे सोच रहे थे कुछ किया जाए जो कि थोड़ा सा एक आज़ादी की राह मापे कि भाई कैसे हम पहुँचे वहाँ। और उसके लिए थोड़ा सा एक दो चीज़ है कि काफ़ी सारी जो एक इस तरीके की या तो किताबें होती हैं या सीरीज होती हैं, अक्सर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री टाइप होती हैं सिर्फ। और हम पॉलिटिकल हिस्ट्री तो करेंगे, लेकिन जैसा हम पुलियाबाजी में करते हैं, हम टेक्नोलॉजी, सोशल, पॉलिसी, पॉलिटिक्स, सब टाइप की चीज़ें डिस्कस करते हैं। और उसी तरह से अगर हम आज़ादी से पहले के अराउंड 100-150 साल समझें हिंदुस्तान के, उन्हीं सब एंगल से, जिन एंगल से हम आज की अपनी प्रेजेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी पुलियाबाजी की जो कोशिश है, ये हमारे आपके आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश है। उसी तरीके का लेंस हम अपने पास्ट पे भी लगा सकते हैं और उस तरह से अगर हम शुरू करें। और मैं सोच रहा था अगर हम इनफैक्ट जिस तरह से करते हैं हमेशा साइंस से ही शुरू करें। हम बिल्कुल क्या कहते हैं, ना पॉलिटिक्स से शुरू करें ना इकोनॉमिक्स से शुरू करें, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी हमेशा थोड़ा सा पीछे रह जाती है, मैंने देखा हमारे डिस्कशन में। जबकि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज और साइंटिफिक फोर्सेज हमेशा हावी होते हैं सोसाइटी पे कंपेयर टू बहुत बाकी काफी चीजों से। तो आज एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं अराउंड अर्ली 1800s, या आप बोल सकते हैं कि शायद पूरी 19वीं शताब्दी में, जो कि था जो ग्रेट इंडिया का सर्वे हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया। फाइनली खत्म होते होते वो ब्रिटिश एम्पायर के अंत में था। तो वो चीज के बारे में मैंने भी उसके बारे में कुछ ही मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले ही पहली बार पढ़ा था। और ये अक्सर लोगों को ऐसी बहुत शिकायत रहती है, अरे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी किताबों में क्यों नहीं थी? अरे भाई, सब कुछ नहीं किताबों में हो सकता, मतलब ऐसे करेंगे फिर उसके बाद लोग चिल्लाएंगे कि बस्ते इतने मोटे क्यों हो गए, राइट? तो भाई बच्चों को आप क्या क्या पढ़ाएंगे। पर ये एक मेरे को लेकिन पढ़ के लगा था सही में कि अरे ये तो पता होनी चाहिए थी चीज वगैरह। और ठीक है, काफी चीजें हमको खुद से भी तो पढ़नी चाहिए ना, सब स्कूल वाले थोड़ी पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप पुलियाबाजी सुनिए। तो इस पे ख्याति क्या बोलती हो, इस बारे में क्या किस तरह से डिस्कशन किया जाए? हाँ, तो ये जो है जिस प्रोजेक्ट को, मतलब ये सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था। और अगर हम सर्वे ऑफ इंडिया, हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया है और जो शुरू हुआ था 1767 में। ठीक है, तो ये टाइमलाइन उसकी कितनी पुरानी है, मतलब 1757 में ये प्लासी का युद्ध होता है जिसमें ब्रिटिश हराते हैं सिराजुद्दौला को, और वो 10 साल के बाद वो सर्वे ऑफ इंडिया शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था अपने मैप्स वगैरह बनाने के लिए, कि उनके मिलिट्री पर्पस के लिए जो मैप्स यूज़ हो उसके लिए। तो उसमें से एक ये प्रोजेक्ट और एक निकला था, द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और उसको द ग्रेट इंडियन आर्क ऑफ द मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली, मतलब हालांकि सर्वे ऑफ इंडिया का इनिशियल पर्पस तो मिलिट्री के लिए था, लेकिन उसमें बहुत सारी साइंटिफिक, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसका पर्पस बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरी, मतलब कि पृथ्वी के गोलार्ध को समझने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस ज़माने में, जो आज हमारे लिए सिंपल हो गया है। बट उस समय पे तो बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पृथ्वी का शेप एक्चुअली में है कैसा। तो उसको समझने का एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस एंगल से, क्योंकि लोगों को मैप वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिससे भारत के बहुत ही एक्यूरेट मैप बनना पॉसिबल हो पाया। तो उस एंगल से भी ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग था समझने के लिए। वाह, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि अक्सर हम लोग को चित्रों में दिखता है कि जो
पृथ्वी है वो गोलाकार होती है, लेकिन पृथ्वी गोलाकार नहीं होती है, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इरेग्युलरली शेप्ड एलिप्सॉइड होती है। मतलब सौरभ को वो संतरे जैसा दिखता है, मेरे को वो आटे के गोले जैसा दिखता है वो, लेकिन जो भी हो वो गोलाकार नहीं है। तो अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेने हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आपको जो एग्जैक्ट शेप है वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे पास उसके पहले ये इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो अप्रोक्सीमेट तौर से चल रहा था, और शायद इस सर्वे की वजह से हमें पता पड़ पाया कि भारत पृथ्वी के जिस हिस्से पे है उस हिस्से का साइज, शेप, आकार किस तरीके से है। तो वो शायद इसका महत्व था। और वैसे मैं एक कहानी बता दूं, ये जो GTS है ना, इसका एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि मेरे घर के बहुत पास है, मतलब 1 किलोमीटर दूर है एक ऑब्जर्वेटरी। हाँ। जो अभी भी है, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ स्ट्रक्चर है अभी, लेकिन हाँ। उसके ऊपर लोग काफी कभी कभी ऑर्गेनाइज करते हैं ये मीटिंग्स वगैरह, तो वो अच्छा। अभी भी है। तो इंटरेस्टिंग। ये कोई छोटे से हिल पे बनी हुई है ये ऑब्जर्वेटरी? कहाँ बनी है? हिल पे तो नहीं, पर हाँ मतलब बैंगलोर हाइट पर ही है। हाँ। तो अच्छा। शायद जो बैंगलोर की टावर जो है। लाइन जाती थी बेस लाइन के लिए, हाँ। वो शायद मेजर करने के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। 1867 वगैरह की है वो structure। ओह ओके। नहीं, बैंगलोर में इधर भी है, ट्रिनिटी सर्कल पे भी है मेरे ख्याल से, जो ट्रिनिटी चर्च है वहां पर भी। तो ऐसा बोलते हैं अक्सर कि किसी भी आप हिंदुस्तान के गांव में जाइए और जो सबसे बड़ा एक पत्थर टाइप रखा होगा तो वो देखेंगे तो हाँ। वो यूजुअली मानक होता है कि उन्होंने उस जगह का रेफरेंस जो होता है वो आज तक आप जाकर ढूंढ सकते हैं। अभी भी जो इंडिया के लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो इसी सर्वे से संबंधित हैं। वो काफी बार उसी समय 100-200 साल पहले लिए गए जो मेजरमेंट्स हैं। तो इसमें एक मेरे को इस चीज की एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है। इन जनरल एक अलग कन्वर्सेशन एक बार हो रहा था ख्याति, कि हिंदुस्तान में पुराने मैप कैसे थे, और हाँ। ये समझ में आया कि हिंदुस्तान में तो, और मुझे लगता है कि ये एक समझने की बात है। हम हर चीज में यही देखते रहते हैं ना, हम बहुत ग्रेट थे, हमको ये भी आता था वो भी आता था, तो पर हमको ये भी समझना चाहिए कि हम क्या नहीं करते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बहुत ही ग्रेट थे और सभी कुछ हम ही को आता था तो हम ही फन्ने खा थे ना। तो मतलब भाई कुछ चीजें थी जो हमें नहीं आती थी ठीक से करनी, और उसमें कार्टोग्राफी या जिसको मैप की साइंस बोलते हैं, मैप हिंदी में बोल सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं था एक्यूरेट साइंटिफिक मैप बनाने का। तो हिंदुस्तान में काफी लोकल अप्रोक्सीमेट मैप वगैरह बनते थे, स्केल वगैरह का कोई चक्कर नहीं था उन मैप्स में। तो ये एक काफी खामी थी हिंदुस्तानी। ऐसा एक डिस्कशन में आया, मेरे पास एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है इस चीज का, मे बी हम ढूंढेंगे, अगर कुछ होगा तो अपने शो नोट्स में डाल सकते हैं। पर हिंदुस्तान में मैप्स की परंपरा नहीं थी अभी भी। अब हम बोलते हैं हम बड़े लैंडमार्क बेस्ड कंट्री हैं। आप अगर कल्चरली भी देखिए, आप अगर यूएस वगैरह में किसी से रास्ता पूछे ना तो कभी कभी बोलेगा यू कैन गो ईस्ट। तो भाई ये क्या होता है, अभी मैं पहले समझूं कि ईस्ट कहाँ पर है, लेकिन वहां पे लोगों को सबको पता होता है ईस्ट कहाँ पे है। कल्चरली काफी ट्यून्ड है इस चीज को लेकर के। हिंदुस्तान में आप काफी जगहों पे जाएंगे ना तो रास्ता पूछने के लिए लोग बोलेंगे आप वहां से ऊपर चले जाइएगा। ऊपर कहाँ चले जाइएगा, या आप वहां से नीचे चले जाइएगा। हाँ, तो क्योंकि हर जगह पे कोई स्लोप रहती है यूजुअली हिंदुस्तान में, क्योंकि हम बहुत लेवल नहीं करते, तो आप हर जगह जो लोकल लोग होते हैं वो हमेशा समझते हैं। आप पंजाब वगैरह में जाइए ना, उत्तर थल्लू चले जाइए बस, ठीक है, तो वहां से नीचे चले जाइएगा। आई थिंक कन्नड़ा में भी लोग बोलते हैं वहां से यू गो अप और यू गो डाउन, ठीक है। तो ये एक जो हमारे बात करने का लहजा ही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है, वो काफी, जैसे आप कई बार किसी वेस्टर्न कंट्री में होंगे तो वो बोलेगा भाई आप इस टर्न पे, आप इस नंबर की स्ट्रीट पे जाएंगे, वहां से इस नंबर की स्ट्रीट से, तो एक नंबरों में बात होगी। हिंदुस्तान में अक्सर भाई आप वहां जाएंगे, वहां पे आपको एक BP का पेट्रोल पंप दिखेगा, उसके सामने पानी की दुकान होगी, कोई मंदिर दिखेगा, फलाना मंदिर से आप राइट टर्न ले लीजिए, ऐसा हम यहाँ ज्यादा बोलते हैं ना। या तो कोई बड़ा पेड़ होगा कि ये एक पेड़ आएगा जहां पे रास्ता फोर्क आउट होता है। हाँ, तो ये भी एक रहता है। तो हमारे जो रास्ता दिखाने की जो चीजें हैं वो भी बहुत अप्रोक्सीमेट है, और इवन उससे पहले मैपिंग वगैरह भी जो है वो काफी अप्रोक्सीमेट आर्ट थी इंडिया में, वो बहुत ज्यादा साइंस नहीं थी। और सोचो अभी अंग्रेज जब आए तो आई एम श्योर उन्होंने पहले लोकल लोगों से पूछा होगा ना कि भाई आपने मैप दिखाओ, तो उन्होंने कहा है मैप ही नहीं है, तो चलो फिर हम बनाते हैं, है ना। और ये एक उनके लिए एज थी ना, अगर उनको लगा कि हमारे पास मैप है, और देखिए उन्होंने पहले कंट्री मैप की फिर फतेह की। सौरभ इसमें जुड़ा हुआ पता नहीं ये आए पहले पर हाँ वो दोनों साथ में शायद चल रहा था। साथ में भी चला, अच्छा ठीक।
इसमें एक बात है कि जो मैप मेकिंग की प्रक्रिया है वो तो भारत में बहुत पहले से है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी मैप्स थे, मैप्स कहने के लिए मैप्स थे। और वो लेकिन मुझे लगता है जो मैप की प्रक्रिया थी वो सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था, वो मैप और भी कई चीजें बताने की कोशिश करता था। तो शायद उसमें रिलीजन की चीजें आ जाती थी या उसमें कुछ और चीजें आती थी, तो वो जो मैप था वो एक्यूरेट नहीं होते थे, सटीक नहीं होते थे। तो मैप होते थे, मैप इंडस वैली सिविलाइजेशन से कई बार होते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे लोगों को नहीं लगा कि मुझे पता होना चाहिए 200 कोस दूर ही है एक चीज और एग्जैक्टली 200 कोस दूर से। शायद इसलिए भी था, शायद हमेशा लोगों को लोग मिल जाते थे पूछने के लिए कि यार आगे कहाँ पे क्या है। बिल्कुल हाँ, तो जोक है कि मैप जो है वो एक स्कीमेटिक की तरह थे, ना कि जिसको हम आज बोलते हैं, जिसको स्केल वाला बोलते हैं ना, कि अगर मैप में अगर हम डिसाइड करें कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो आप अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो रियल लाइफ में वो सही में 4 किलोमीटर होगा। उतने प्रोपोर्शन से वो नहीं जा रहे थे, वो ऐसे थोड़े से हवा में जा रहे थे ताकि उनको काम हो जाए, जितना काम चल जाए उतना चाहिए थे। बिल्कुल, जैसे हम बोलेंगे कि ये नदी के इस पार आपका राज है, इस पार मेरा है, तो वो नदी है, पर नदी मूव कर गई तो फिर आपको चक्कर हो जाएगा उसके बाद। हाँ, तो इसी एंगल से ना ये जो प्रोजेक्ट था GTS वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि उनका मेन लक्ष्य था एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी मतलब एकदम 6th डिजिट तक की एक्यूरेसी, मतलब डेसिमल के बाद इतने पॉइंट्स तक की एक्यूरेसी वो मेजर करना चाहते थे। और वो मेजर करने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले, मतलब उन्होंने कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रिविजन्स भी करने पड़े। कहीं कहीं पता चला कि भाई एक मेजरिंग चेन है हमारी, इससे हम मेजर कर रहे थे, उसमें कहीं बाद में पता चलता है कि अच्छा इसमें डिस्क्रिपेंसी आई है, तो वो जाके वापस मेजर किया है उन्होंने पूरा बहुत लंबा डिस्टेंस। तो ऐसे मतलब वो बेसिकली एक्यूरेसी के लिए थे। फंडा था ना उस प्रोजेक्ट के पीछे का, ये फंडा था कि हम एक प्रकार का एक फ्रेमवर्क बना देते हैं कि जिसमें एकदम एक्यूरेट बेस एक प्राइमरी सीरीज बन जाए जिसके मेजरमेंट्स एकदम ही एक्यूरेट हो, और फिर वो सीरीज के बेसिस पे फिर आप दूसरी सेकेंडरी सीरीज बना सकते हैं, और जो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे वाले मैप्स इसका यूज़ करके बाद में उसके ऊपर बन सकता है। तो एक बेसिस बन जाए मतलब पूरे कंट्री का, कि जिसका मेन पर्पस था एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ। तो उसे जियोडेसी कहते हैं। तो जो इसके प्रणेता थे ये पूरी कहानी के, जो प्रोजेक्ट के जो जिन्होंने सोचा था, विलियम लैम्पटन, उनका मेन उद्देश्य जियोडेसी को समझना था। तो उस एंगल से उन्होंने ये किया था कि अर्थ का जो कर्वेचर है वो हम नाप लें। और आई थिंक उनको एक ये भी था कि हिंदुस्तान एक लंबी कंट्री है, तो ऐसी बहुत कंट्रीज नहीं है हिंदुस्तान जैसी जो कि बहुत सारे लैटिट्यूड्स जिसमें हो, तो आप एक ही आर्क सीधी, आप टेढ़ा वेढ़ा होके जाएंगे तो आपको अलग डिस्टेंस मिलेगा, तो आप एक सीधी लाइन एक ही पॉलिटिकल एरिया में खींच सकें। ये भी एक मुश्किल काम था मेरे ख्याल से। तो ये आई थिंक उनको हिंदुस्तान में मिला। तो मैं थोड़ी इसकी कहानी सुनाती हूँ क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है इसकी शुरुआत की कहानी। ठीक है, विलियम लैम्पटन की जो कहानी है। हाँ, तो विलियम लैम्पटन वैसे इंग्लैंड में पैदा होता है एंड देन उसका मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, पर वो अमेरिका चले जाते हैं कोई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एज अ लड़ने के लिए। ठीक है, वहाँ पे वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ बहुत साल मतलब ऐसे ही क्या होता है उनके साथ वो इतना क्लियर नहीं है। फाइनली 1796 में उनको भारत में पोस्ट किया जा रहा होता है। तो एक समय पे वो आर्थर वेलेस्ली के साथ बोट में आ रहे होते हैं कलकत्ता से मद्रास की ओर। ठीक है, अब ये आर्थर वेलेस्ली के साथ ट्रैवल करना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है उनकी लाइफ का। 1798 में वो 4th मराठा वॉर जिसमें टीपू सुल्तान हारते हैं, उस वॉर में वो आर्थर वेलेस्ली, एंग्लो मैसूर वॉर, हाँ 4th एंग्लो मैसूर वॉर, आई एम सॉरी। ठीक है, सो 4th मैसूर एंग्लो वॉर में आर्थर वेलेस्ली जाने वाला होता है, बाद में वो हराने वाले होते हैं, तो उसको वो मिल रहे होते हैं। तो वो बातें करने में वो आर्थर वेलेस्ली को समझ में आ जाता है कि यह विलियम लैम्पटन की एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी है, मैकेनिक्स बहुत अच्छी है, इसका मैथ्स बहुत सही है, ये एकदम इंटरेस्टिंग बंदा है, तो उसको अपने साथ रख लेता है एक तरीके से। इवन ये जो एंग्लो मैसूर वॉर में भी विलियम लैम्पटन का एक छोटा सा रोल होता है जिसमें वो एक टुकड़ी कहीं रात को गलत डायरेक्शन में जाने वाली होती है और वो पकड़ी जाती थी अगर वो वहाँ जाते थे, बट क्योंकि इसे एस्ट्रोनॉमी वगैरह समझ में आता था तो उन्होंने अपने दिमाग से उनको कि भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हो करके रोक लिया। इस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी वहाँ पे भी मददगार हुई। फिर जब वो फाइनली ये वॉर वो लोग जीत लेते हैं और मैसूर में फिर उनको एक्सेस मिल जाता है मैसूर स्टेट का, तो वो उसका सर्वे
कर रहे होते हैं ये समझने के लिए कि भाई अब नई नई टेरिटरी जीती गई है तो इसका हम एक्सप्लॉयटेशन कैसे करें, मतलब एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि यहाँ से रेवेन्यू कैसे और आएगा वगैरह, क्या क्या उग सकता है वगैरह टाइप की चीजें समझ रहे थे। ये समझते समझते विलियम लैम्पटन को ये आइडिया आता है और उसमें उस वक्त क्या हो रहा होता है, क्योंकि फ्रांस में ऑलरेडी ये जियोडेसी को समझने के लिए ये इस प्रकार के सर्वे हो रहे होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे। अच्छा। तो हाँ, पर वो जो है फ्रांस का जो अगर आप लैटिट्यूड देखो तो हायर लैटिट्यूड है, टोटल अलग ही प्लेस, मतलब पृथ्वी पे अगर उसकी जगह देखे तो वो एक ऊपर वाली जगह पे है, राइट। तो जो इक्वेटर के थोड़े पास वाली जगह पे उनके पास जगह नहीं थी, तो पहली बार उनके पास मौका मिला कि चलो हम यहाँ पे एक प्रकार का सर्वे करते हैं ताकि इस पृथ्वी के इस सेक्शन में कैसा है पृथ्वी का शेप ये समझा जा सके। तो वो उस एंगल से वो ये प्रपोजल करते हैं। आर्थर वेलेस्ली को तो शायद उतना पता नहीं होगा कि एक्चुअली ये क्या करना चाहता है, लेकिन उसे लगा कि ये बंदा तो इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ जानता है, और उस समय के जो गवर्नर जनरल को भी लगा होगा कि अब मैं कुछ बता सकता हूँ ना अपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में कि देखो हमने नई टेरिटरी जो जीती है उसमें हम क्या क्या कुछ नया कर रहे हैं, साइंटिफिक चीजें कर रहे हैं। तो शायद इस वाले एंगल से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर दिया। तो एक्चुअली ये थर्ड प्रोजेक्ट था। मैसूर स्टेट में भी सर्वे का ये थर्ड प्रोजेक्ट था, तो ऑलरेडी उसके पहले उन्होंने और 2 सर्वेस करना शुरू कर दिए थे। तो ये शुरू 1802 में हुआ ना ख्याति, ये हाँ, प्रोजेक्ट? ये 1800, हाँ, सॉर्ट ऑफ। तो 1802 में वो मद्रास से पहले एक बेसलाइन बनाकर शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट। तो अच्छा, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे का फंडा ये होता है कि आप एक बेसलाइन पहले बनाइए जिसका आपके पास परफेक्ट मेजरमेंट है कि इसकी लेंथ क्या है, इसके 2 पॉइंट्स क्या है, उसका सी लेवल से। और इसमें ख्याति शायद उस टाइम पे मेरे को, मैं वही याद कर रहा था, आर्थर वेलेस्ली का भाई तो गवर्नर जनरल था ना इंडिया का। हाँ, वो भी था। तो यस, तो यस। भाई आई मीन एक बार आर्थर वेलेस्ली ने अगर बोला कि करो तो फिर गवर्नर जनरल से परमिशन मिलना भी तो आसान होगा। करेक्ट, रिचर्ड वेलेस्ली था शायद उसका नाम, है ना। तो उसी का, तो वो भी एक आपस में उनका कनेक्शन था। हाँ, और वैसे आर्थर वेलेस्ली बाद में जाके वाटरलू में भी लड़ता है। हाँ, वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वही है ना। तो वो इंग्लैंड के सबसे फेमस आदमी है बाद में, मतलब उसने अपनी पकड़ इंडिया से बनाई और उसके बाद में वाटरलू में नेपोलियन को हरा के ही बिकेम ऑब्वियसली अ वेरी बिग गाय। फाइनली प्राइम मिनिस्टर भी हुआ वो इंग्लैंड का ना। हाँ। खैर, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे का जो फंडा ये होता है कि वो पहले एक पर्टिकुलर बेसलाइन को मेजर करते हैं कि ये एक हमने कोई एक स्ट्रेच ऑफ लैंड आप परफेक्टली जो मेजर कर सकते हो, दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों का एलिवेशन क्या है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों पॉइंट से अभी आप तीसरे पॉइंट को फिर ऑब्जर्व कर सकते हो और मेजर कर सकते हो, और फिर इस तरह से वो ट्रायंगुलेशन आगे आगे खींचते जाते हो। उसमें मतलब सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, बट ये ट्रिगोनोमेट्री 2 डायमेंशनल होती है, जबकि अर्थ तो 3 डायमेंशनल है ना। तो कर्वेचर भी है अर्थ का, तो उसके कर्वेचर के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर जो रीडिंग्स लेते हैं उसके हवा में तो रिफ्रैक्शन वगैरह भी होता है, तो वो सब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसके लिए वो सारे एडजस्टमेंट सही करने के बाद एकदम एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट हो पाती है। तो इसके लिए वो बेसिकली आई थिंक अभी मॉडर्न टाइम में भी लोगों ने वो सर्वेइंग के इक्विपमेंट देखे होंगे। अक्सर अगर कोई सिविल इंजीनियर कोई साइट पे भी आते हैं, एकदम साइट का सर्वे लेना होता है, तो वो एक कोई नोन पॉइंट लेंगे और फिर वहां पर एक वो तिकोना ट्राइपॉड, जिससे जैसे हमारे कैमरे के ट्राइपॉड होते हैं वैसे सर्वेयर्स के पास ट्राइपॉड होते हैं, तो उसी टाइप का इक्विपमेंट इनके पास भी था, थियोडोलाइट जिसको बोलते हैं। तो उसमें यही होता है, आप उसके थ्रू देखते हैं, आपके पास दूसरा एक जगह एक नोन पॉइंट होगा, वहां से आप एक्यूरेट लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक छोटे छोटे ट्राइंगल आप बनाते रहेंगे। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे है, वो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे आप उस लाइन पे, और जैसा ख्याति ने बोला ये 2D वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, ये स्फेयर वाली ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो और एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है अर्थ, तो आपको छोटे छोटे ट्राइंगल बनाएंगे या फिर उसकी इरेगुलरिटी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होगी वो भी काम नहीं करेगी उस पे ठीक से। और इसमें आई मीन उनकी एक्यूरेसी का मानना पड़ेगा। सोचिए उन्होंने पहले उस जमाने में, आज की डेट में तो पोर्टेबल होता है, हाथ में लेके लोग जाते हैं, पर उस जमाने में 500 किलो का इक्विपमेंट था जो उन्होंने इंग्लैंड से मंगाया ये मेजर करने के लिए। और पहली बार उन्होंने, मैंने तो एक बार पहले सुना था ख्याति, उन्होंने मतलब मद्रास से शुरू किया क्योंकि मद्रास उनके अंडर में था। तो एक तरीका है एरर देखने का कि अगर आप एक जगह से मेजर करते करते एक सी लेवल से दूसरे सी लेवल तक जाएं तो एरर कैसे देखेंगे आप कि भाई फाइनली ऑल्टीट्यूड फिर से 0 आना चाहिए। तो जब ऑल्टीट्यूड में जितना गैप है वो आपका एरर है,
और फाइनली आप Correct. देख सकते हैं कि कितना एरर आया। तो वो लोग सोचिए, जब आई थिंक मद्रास से कराची तक जाते हैं और कुछ 1 मीटर टाइप की गलती होती है उसमें, लेकिन अच्छा। पहली उन्होंने जो की थी वो शायद मद्रास से मैंगलोर की थी, हाँ, मद्रास से या चेन्नई मैंगलोर से। करी थी और उसमें 8 फीट की गलती थी। 8 फीट की, पर वो वो भी जबरदस्त है उस जमाने के हिसाब से। 580 किलोमीटर पूरा मेजर करते करते आप आए हो और 8 फीट की गलती, ठीक है मतलब। हाँ, उसके हाँ, बाद 3 एक्चुअली मीटर से भी इनिशियल के कम। बाद बहुत सारे रिविजन्स भी उन्होंने किए, तो वो करते जा रहे थे। जब भी कुछ नया पता चलता था तो फिर वो रिविजन्स भी बहुत सारे हो रहे थे उसके ऊपर। तो वाह। काफी लोग प्रणय उस जमाने में इसको उस सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट बोलते हैं कि आपने अर्थ को मेजर किया। एक्चुअल साइंटिफिक प्रोजेक्ट, सैकड़ों हजारों लोग मर गए करते करते, क्योंकि आप जंगलों खाइयों वगैरह से होते हुए सब ये, क्योंकि आपका ट्रायंगल खो नहीं सकता ना। आप मेजर करेंगे एक डिवाइडर की तरह सोच लीजिए, एक जगह डिवाइडर लगाया, फिर दूसरी जगह लगाया, फिर तीसरी जगह लगाया, तो आप मेजर करते करते आपको ट्रायंगल कंप्लीट करते जाने हैं ताकि आप अपनी मेजरमेंट आगे ले जा सकें। ऐसा थोड़ी है कि मैंने इधर किया उसके बाद गाड़ी लेके आगे चले गए। कहीं और पे भी बीच में सिरा छोड़ घने नहीं जंगल सकते। है। हाँ, हाँ, और बीच में जंगल घने है, खाई जंगल है, है, पहाड़ी है, खाई है, हाँ। पहाड़ी है, सब है। हाँ, वाह, नहीं अमेजिंग स्टोरी है ये। तो मतलब बेसिकली सौरभ वो कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वो सब मेजर कर रहे होंगे हर एक ट्रायंगल का, और फिर ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। तो ये थियोडोलाइट आपने बोला इतना हैवी था, तो वो हर जगह उन्हें लेके जाना पड़ा होगा, मद्रास से शुरू करके ऐसे हर जगह 12 लोग उठाते थे और उसको वो लोग पहले तो कोशिश कर रहे थे कि किसी व्हीकल से, मतलब किसी से पुल करके ले जाए, बट अब उस समय में शॉक अब्जॉर्बर तो थे नहीं। वो अगर गाड़ी मतलब बैलगाड़ी में ले जाएंगे तो भी तो हिलेगा सब, तो इसलिए इंसानों के पास उठवाते थे और मतलब 12 लोग मिलके वो उठाते थे उस इंस्ट्रूमेंट को। वो बाय द वे वो जब इंग्लैंड से वापस आया था ना, तो वो फ्रेंच लोगों ने उसे पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में पकड़ लिया था वो जहाज को। फिर उनको जब पता चला कि अच्छा इसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, तो उन्होंने अपेरेंटली उसको भेज दिया कि अच्छा कोई बात नहीं, ये तुम्हारा साइंस का इंस्ट्रूमेंट है, ले जाओ। ये थोड़ी आज मुझे बिलीव नहीं होती है ये स्टोरी, पर मतलब ये जबरदस्त चीज है ना कि उनको आपस में था, जबकि जानी दुश्मन फ्रेंच और इंग्लिश लोग उस जमाने के, पर उनको लगा कि साइंस के लिए कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें क्या लड़ाई झगड़ा करना। तो मतलब साइंस की इसी वैल्यू जो है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो एक कहानी सुन के ख्याति। मतलब तुमने पॉइंट आउट की थी कि ये जबरदस्त एनेक्डोट है कि जानी दुश्मन भी साइंस के कॉज में एक साथ। या तो फिर उनको ऐसे लगता था सौरभ साइंस इतना कुछ होने वाला नहीं है उससे, नहीं, क्योंकि वो फ्रेंच, हाँ नहीं, लेकिन फ्रेंच लोग ज्यादा आगे थे जियोडेसी में, तो उस खैर तो क्योंकि फ्रेंच लोगों ने काफी स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एनीवेज ट्राई किए थे, राइट, कि एग्जैक्टली 1 मीटर का क्या मतलब है, एग्जैक्टली 1 किलो का क्या मतलब है। तो वो लोग एनीवे इतने स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि, और ये साइंटिफिक नॉलेज जो निकली फाइनली सबके ही काम आई ना। कौन सा मतलब मैप तो एक्यूरेट इन्हीं के पास होंगे, लेकिन वो जो आर्क की लेंथ वगैरह है वो तो एक जनरल साइंटिफिक गुड है, जो कि सारे लोगों ने उस डेटा का यूज किया होगा टू अपने चीजों को करेक्ट करने के लिए, या अपना जो अर्थ का मॉडल है उसको करेक्ट करने के लिए। तो काफी जबरदस्त चीज है ना सबके लिए। हाँ, बहुत चीज़ें मतलब समझ में आ रही थी, इसलिए तो लोग सब डिस्कवर भी कर रहे थे। ये करने के प्रोसेस में भी लोग पहले कुछ मेथड फॉलो करेंगे, फिर उनको लगेगा नहीं जैसे सर्वे जब शुरू हुआ तो पहले वो लोग सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में ही मॉनसून सीजन में ही मेजरमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि हवा साफ रहेगी उस समय पे। पर अभी मॉनसून में मेजरमेंट करना इंडिया में मतलब खेलने का कोई कितना मुश्किल काम है ये। बट फिर वो बाद में उनको करते करते समझ में आता है एक पॉइंट पे कि रात के समय रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो रात के समय पे ना लाइट बहुत दूर तक दिखती है, हालांकि वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है, तो वर्टिकल मेजरमेंट के लिए काम की नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए काम की है। तो उसके बाद उन्होंने फिर पूरा मतलब विंटर और समर के समय में भी फिर वो मेजरमेंट कर सकते थे, और फिर मानसून में वो अपने ऑफिस में बैठ के ये सब का हिसाब किताब करते थे, क्योंकि आपने बाहर जाके मेजरमेंट कर लिया। क्योंकि ख्याति ने 2-3 बार बोला, तो बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट में एक टेलीस्कोप टाइप की रहती है, तो आप एक जगह पर उसको सेट करते हो, फिर जब दूसरी जगह जाते हो तो खूब दूर से जाके आप टेलीस्कोप को उधर पॉइंट करते हो, और फिर आप देख सकते हो कि अच्छा उधर मैं जिस एंगल से उधर पॉइंट कर रहा हूँ उस एंगल से आप मेजरमेंट्स वगैरह लोगे, तो इसलिए मतलब वो लाइट इंपॉर्टेंट है। अगर वो लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है, हाँ, अगर वो रिफ्रैक्शन वगैरह हो रहा है तो उससे वो डिस्टॉर्शन भी होगा, क्योंकि वो एकदम सीधी लाइन में नहीं है ना फिर।
तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री गड़बड़ा जाएगी। तो ये सब वो अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट करने के तरीके, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब वो टेक्निक्स को सुधारे जा रहे थे। इवन जो उनकी इनिशियल बेसलाइन मेजरमेंट की जो चेन यूज करते थे, तो बाद में उनको समझ में आता है कि ये चेन में तो कुछ गड़बड़ है, तो फिर और सुपीरियर एक अलॉय से बार्स बनाते हैं कि जो थोड़ा सा अलॉय से, इसलिए कि वो गर्मी सर्दी में साइज गड़बड़ हो जाता है ना लोहे की चेन का, तो फिर अलॉय बनाया जिसकी थर्मल प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी हो। हाँ, तो एक पॉइंट पे उनको जब बाद में समझ में आता है कि उनकी ओरिजिनल जो चेन है वहां पे कहीं से गड़बड़ थी, तो वो बहुत दूर सिरोंज नॉर्थ इंडिया से वो लेके पूरा हैदराबाद तक का सर्वे वापस करते हैं, रिवीजन उसका, कि भाई ये इसके लिए हम करेक्ट कर लें। तो इस टाइप का उन्होंने बहुत किया। और बीच बीच में मतलब बीमारी भी बहुत हुई। इवन एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट भी बहुत टाइम बीमार बीच बीच में पड़ा, और उसके मतलब फीवर ऐसा था कि वो एक पॉइंट पे मतलब 2 लोग उसे उठा के ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैसे तो करके पकड़ के बैठे हुए थे, और वो फिर उसका रीडिंग ले रहा था। पर उसको लगा कि अगर मैंने ये बेसलाइन पूरा नहीं किया तो मेरी टीम भाग जाएगी, तो मुझे तो ये काम फिनिश करना ही पड़ेगा करके वो कैसे भी करके करूंगा करके कर रहा था। पॉइंट्स ऐसे भी थे। पर एवरेस्ट ये कहानी में कैसे आ गया? ये माउंट एवरेस्ट जिसके नाम पर है वो एवरेस्ट है ना, तो ये सर्वेयर जनरल, तो ये सर्वेयर जनरल बेसिकली, जो कि सर्वे के सर्वेयर जनरल मिस्टर एवरेस्ट, और वो इनफैक्ट हिंदुस्तान में थे भी नहीं जब एवरेस्ट बना, पर वो क्योंकि बॉस थे तो बॉस के नाम पे उन्होंने रख दिया सबसे बड़ी पीक का नाम। तो जब उन्होंने, तो उस समय बाय द वे ये भी नहीं पता था कि हिमालय सबसे बड़े माउंटेन है दुनिया के। उनको लगता था एंडीज माउंटेन जो साउथ अमेरिका में है शायद वो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं दुनिया के। और अब एकदम सी लेवल से हिमालय कितना ऊपर है ये किसको पता था? सी लेवल से एग्जैक्टली डिस्टेंसेस नहीं पता थे ना सबको। तो जब उन्होंने ये सर्वे किया, तो ये सर्वे में सबसे पहले हिमालय की चोटियों की एक्यूरेट हाइट्स जो है वो मेजर हुई, और उसी मेजरमेंट में एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी पता चला कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। और उसकी सबसे पहली एक्यूरेट हाइट जो है अप टू द लास्ट मीटर इन लोगों ने निकाली, फिर उसका नाम उन्होंने माउंट एवरेस्ट रख दिया अपने बॉस के नाम। तो एवरेस्ट बीच में यहाँ से आता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना लंबा चला है, हमें याद रखना चाहिए। 1802 से विलियम लैम्पटन ने शुरू किया था, फिर वो 1823 तक क्या आते, आई थिंक उनकी महाराष्ट्र में हिंगन घाट के पास उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक उसके 5 साल पहले एवरेस्ट ने उनके असिस्टेंट की तरह ज्वाइन किया था। तो फिर उनके बाद उनका सुपरिटेंडेंट एवरेस्ट बन जाता है। और जैसे ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ये होता है ना कि अगर किसी एक इंसान के हाथ में है, तो अगर वो इंसान मर जाए उसके बाद वो प्रोजेक्ट अटक जाता है। विलियम लैम्पटन का नसीब अच्छा था कि एवरेस्ट में ही वही जुनून था कि मुझे भी ये फिनिश करना ही है, तो कैसे भी करके मैं आगरा तक इसे ले जाऊंगा करके उसने भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखा। तो इनफैक्ट फिर आगरा तक ओरिजिनल प्लान था, फिर उन्होंने बोला नहीं, अभी और देहरादून तक आ गई, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को खींचा, और फिर इस तरफ कलकत्ता की और भी उन्होंने एक पूरा आर्क बनाया था। तो इस तरह से वो उन्होंने इसको अंजाम फाइनली 1843 तक एवरेस्ट ने अपना काम किया। उसके बाद दूसरा जो एक का जो असिस्टेंट होता है वो सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, और उनके अंडर ये हिमालयन जायंट्स की जो मेजरमेंट होती है वो होती है, और वो फिर अपने बॉस के नाम पे कि भाई चलो ठीक है, इसने इतना सारा साल काम किया था तो उनके नाम पे हम करते हैं करके एवरेस्ट का नाम वो रखते हैं। तो एवरेस्ट का नाम अमर हो गया है, मतलब ये इंडियन आर्क बनाने की जुनून में। तो आई थिंक एक बड़ी उपलब्धि उस समय की, सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी उसके नाम पे रखी। तो हम वो कनेक्शन नहीं देखते हैं कि वो क्यों हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के मैप बना रही थी और उसके चक्कर में एवरेस्ट की हाइट पता चली, और वो बनाने वाले का नाम जो है वो अमर हो गया। पर ये बताइए, इससे तो ये तो बहुत अच्छी कहानी बताई आप दोनों ने, अब मुझे समझ में आया, मैंने पढ़ी नहीं थी ये। वैसे ये किताब जो है द ग्रेट आर्क जॉन के की किताब है ना, उसमें ये सब चीजें दी। तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है उस किताब में। तो ये मुझे बताइए कि इससे क्या मिला, क्या अंग्रेजों को इसका मकसद? ठीक है, एक साइंटिफिक तौर पे तो समझ में आता है, लेकिन एक कॉलोनियल पावर को ये करने की क्या जरूरत थी और इससे क्या उन्होंने अचीव किया? हाँ, और वो कॉलोनियल पावर तो बाद में बनी, उस टाइम तक तो कह सकते हैं ट्रेडिंग पावर ही थी जब उन्होंने शुरू की ये सब जद्दोजहद, है ना। और वो छोटी छोटी अपनी कॉलोनीज जो भी बना रहे थे 1700 जब भी पलासी की बनी। तो लेकिन एक ये समझ में आता है, उनको एक बेसिक था प्रणय, मुझे लगता है उनको लगता था कि एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को मैप चाहिए, उसके बिना चल ही नहीं सकती काम। वो जैसे ही कोई प्रोविंस को कब्जा करते थे उनको लगता था अभी उसके मैप चाहिए हमको, ये तो एक जिसको कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे लिए,
राइट। जैसे आपको सेंसस करना जरूरी है, अभी हम फिर से शिकायत कर सकते हैं कि नहीं हो रहा है तो उसी तरह से भाई जगह के आपका मैप होने चाहिए, आपको पता चाहिए कितने लोग हैं, कौन है, क्या उम्र है, आपके पास पहाड़ कितना है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, कहाँ पे क्या उगेगा, कहाँ से कितना टैक्स निकलेगा। हाँ, और मिलिट्री वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन से सबसे अच्छे रूट्स हैं, आपको सड़क बनानी है तो कहाँ बना सकते हैं, आपको रेलवे लाइन लगानी है तो कहाँ लगा सकते हैं। आप दलदल के ऊपर अचानक से आप खींचते हुए चले गए, सामने दलदल मिल गया तो थोड़ी आप रेलवे लाइन खींच सकते हैं ना वहां पे, और फिर आपके बाद में जाके उसको टेढ़ा करेंगे, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो आपके पास भाई आपकी कंट्री के अगर और आपकी टेरिटरी के एक्यूरेट मैप नहीं है तो आप ये सब चीज कैसे कीजिएगा। आपको कैसे पता है कि अगर आप घोड़े ले जा सकते हैं तो किस जगह से ले जा सकते हैं, इन्फेंट्री ले जा सकते हैं तो किस जगह से ले जा सकते हैं, क्या आप अगर आप तोपे ले जा रहे हैं तो कहां से ले जा सकते हैं। पता चला आपकी तोपे ही फंस गई रास्ते में, क्योंकि जो ग्राउंड है वो उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। तो कितने सारे फायदे हैं अच्छे मैप के प्रणय। हाँ, तो उनका मेन, जैसे सौरभ ने समझाया, तो मेन उद्देश्य तो ये और एक्यूरेट मैप्स बनाना था। हाँ, और आर्टिलरी स्पेशली जो एक खास टेक्निकल सेना है राइट आर्मी की, जिसमें आप दूर से गोले दागते वगैरह हैं, अगर आपके पास मैप बहुत एक्यूरेट नहीं है तो आर्टिलरी कैसे पॉइंट करेगी भाई किसी चीज को। अगर आपके पास बहुत एक्यूरेट मैप हो तो आर्टिलरी में भी तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ना लोग फाइनली, तो आप उसमें आप फिर एग्जैक्टली चीज को अंदाजे से थोड़ी ना कि आपने मारा अच्छा ये गया वो गया ऐसे थोड़ी काम चलता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि आर्टिलरी, और वो आप देखोगे वो समय प्रणय तो आर्टिलरी का समय था उस समय का। देखो तो नेपोलियन जैसे बोलते हैं ना, तो अबे वो नेपोलियन जो है वो आर्टिलरी का ही मास्टर था ना, वो आर्टिलरी वाली साइड से उठ करके जनरल बना था। तो कहते हैं उस समय बहुत फर्क पड़ा था क्योंकि वो आर्टिलरी एक्सपर्ट था, तो जंगों वगैरह में उसने काफी सुपीरियरिटी शो करी थी। हो सकता है फ्रेंच लोग शायद मैप के ज्यादा और कायल हो इसकी वजह से, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे लगता है कि आर्मी में और मिलिट्री में मैप की बहुत ज्यादा सिर्फ रास्ते वास्ते से रिलेटेड नहीं है, इसकी और भी बहुत अहमियत है। शुरू तो वहीं से हुआ था, लेकिन फिर बाद में उनका जैसे अगर भारत के लिए क्या फायदा रहा, मतलब चलो तो उस एंगल से हम सोचे तो ये इसने भारत के एक्यूरेट मेजरमेंट की पहली एक बेस फ्रेमवर्क क्रिएट की, जिसके ऊपर फिर सेकेंडरी सीरीज उस पे बनी, और उसके ऊपर से और सारे जितने भी एक्यूरेट मैप्स बनने के लिए एक फ्रेमवर्क बना उसके ऊपर से। तो ये फायदा मतलब फाइनली वो मतलब उन्होंने किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन उसका जो फ्रेमवर्क था जो फाइनली सर्वे ऑफ इंडिया के पास से होके फिर आज इंडिपेंडेंट भारत में फिर हमारे पास वो सर्वे ऑफ इंडिया एज अ डिपार्टमेंट कंटिन्यू है, तो उसका फायदा हमें भी मिला। इस तरह से हम एक देख सकते हैं। हाँ, पर हमको ऐसे सोचना चाहिए ना कि भाई ठीक है, मतलब मेरे को एक चीज काफी आश्चर्यजनक लगती है उस समय की, कि इतना बड़ा साइंटिफिक एंडेवर उस टाइम पे चल रहा था, सबको पता होगा ना उस टाइम पे, और ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों ने पूरा हिंदुस्तान एक दिन में कोई फतेह कर लिया था। तो किसी भी राज्य को ऐसा नहीं लगा भाई ये बंगाल में 1700 कुछ में सर्वे कर रहे हैं साइंटिफिक, तो मैसूर स्टेट को नहीं लगा, या मराठा स्टेट को जो बड़ी स्टेट्स थी उस जमाने की, या इवन आप पंजाब स्टेट ले लो, बहुत बड़ी थी उस समय, वो तो 1846 तक इंडिपेंडेंट थी, कि भाई हमको भी ये करना चाहिए। लेकिन ये एक अकेला प्रोजेक्ट, मतलब एटलीस्ट मैंने तो, हमारे श्रोता को ये पता हो तो जरूर बताए, पर हमने कोई किसी हिंदुस्तानी राज्य का, जबकि हिंदुस्तानी राज्य काफी सेम मिलिट्री एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, भाई चलिए आप, लेकिन उनकी आर्टिलरी ले भी ले बिना मैप के क्या कीजिएगा। तो इस तरीके का ये लोग जहां मैप्स बना रहे थे, हाँ, तो जहां पे ये लोग मेजरमेंट कर रहे थे, जरूरी नहीं था कि हर समय उनके पास वो टेरिटरी होती थी। तो काफी बार वो दूसरे की टेरिटरी में जाके, मतलब निजाम की टेरिटरी में जाके भी वो करके आए हुए थे, तो उनको किसी ने रेजिस्टेंस कहीं पे आया था। लेकिन वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेजिस्टेंस उनको कहीं पे आया कि जब वो कहीं पे जाके अपना झंडा लगाने जाते थे तो लोगों को लगता था कि अरे तुम झंडा कैसे लगा सकते हो, ये किसी और का है ना, तो हमारी टेरिटरी है। तो ये सब उनको रोकते थे। और एक प्रकार की अफवाह ये फैली थी कि ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें से चीजें उल्टी दिखाई देती है, तो उनको लगता था कि लोग हमारी औरतों पे स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें से किस तरह से क्या दूरबीन में लगा के क्या देख रहे हैं, उसमें हमारी औरतें किस तरह दिखेगी, पता नहीं क्या होगा। और इस प्रकार के बहुत सारे सुपरस्टिशन और वो सब भी उस समय के बहुत थे। तो उनको काफी एक टुकड़ी भी कहीं पे वो लेके चलते थे अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें उनकी चीजें चोरी भी हुई थी और मतलब उन पे अटैक भी हुआ था, इस प्रकार भी चीजें भी ये सब हो रहा था ये सब कहानी में।
सौरभ और ख्याति, इसको अंग्रेजों का अश्वमेध यज्ञ कहना चाहिए क्या? जबरदस्त एक्चुअली एनालॉजी है, क्योंकि जहां जहां वो गए, जैसा ख्याति ने बोला, ये हर जगह ऐसा, कहीं पे उनका मैप पहले ले गए, कहीं पे क्योंकि उन्होंने वो जगह ले ली उसकी वजह से मैपिंग आसान हो गई। तो ये एंडेवर और उनकी जो कॉन्क्वेस्ट है इंडिया की, वो कुछ कुछ साथ साथ ही चलती रही। हाँ, और टाइमलाइन भी अगर देखें तो 1802 से शुरू होती है मैसूर वॉर्स हारने के बाद, और फिर बीच में मराठा वॉर्स आते हैं। तो जब मराठा वॉर्स होती है तो वहाँ से उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान बन जाता है। फिर और चलते चलते जब वो नॉर्थ में पूरा करते हैं, तब तक फिर 1956 में, हाँ 1956 में वो हिमालय का नाम रखा जाता है, हिमालय क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी 1856 में माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ता है। उसके बाद 1857 में ये हमारा रेबेलियन होता है 1857 पहला इंडिपेंडेंस वॉर। और तो ये पूरा आर्क है हमारा, ये सब चलता रहा। बिल्कुल। हाँ, वाह। तो बस अंत इस बात से करना चाहूंगा, ये तो बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। तो सौरभ, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे अंत करना चाहेंगे कि आजादी की राह में इस कहानी का क्या महत्व है? तो मुझे लगता है कि एक जो बेसिक चीज है कि एक अंग्रेजों की टेक्निकल सुपीरियरिटी थी और टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी उस जमाने में, और एक सुपीरियर पावर हमेशा एक दूसरी पावर पे हावी हो जाएगी। और हमारे देश में काफी सारे राज्य थे, तो सारे राज्य एक समान भी नहीं थे, लेकिन सबसे बेहतरीन से बेहतरीन राज्य के, जबकि ठीक है हम बोलते हैं टीपू के यहाँ रॉकेट्स थे जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे, है ना, पर वो ठीक है, पर आपके पास पर ये जो एक बेस लेवल जो टेक्नोलॉजी और साइंस का में उसमें जो यूरोप आगे था वो था ही। और ये मेरे को लगता है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक बेसलाइन ही बहुत आगे थी, और वो आपको सुपीरियर हो सकता है पहले हमारी आगे रही हो जो भी, पर उस समय में उनके पास थी। और उस समय पे अगर आपकी लड़ाई होगी तो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर जो साइड होगी उसने जीतना लाजिमी है, उसका और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आगे 10-20 साल इधर उधर हो सकता है पर किधर जाएगा, ठीक है। हाँ, जीतना है ही। और जब हम अंग्रेज़ों की टेक्निकल सुपीरियरिटी की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हाँ उनके पास बेटर गन्स थी या बेटर तोप थी वगैरह, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे कि उन्होंने ऑलरेडी ये मैप्स बनाने में इतना इन्वेस्टमेंट किया था, इतनी ये सब चीज़ें कर रहे थे और ऐसी बहुत चीज़ें कर रहे थे। ये तो एक एग्जाम्पल है, अभी और हम पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें उस समय हो रही थी। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें भी ना, पूरा मतलब कंट्री में पहला कास्ट सेंसस भी तो उन्होंने ही किया, ठीक है। जैसा हम बोल रहे थे भाई, मतलब गिनती गिनना उन्होंने, मेरे ख्याल से बाकी राज्य भी कर रहे होंगे लेकिन पूरे लेवल पे हम लोग रेगुलरली तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास में टाइटल्स वगैरह थे, राजा टोडरमल ने हिंदुस्तान में सारी लैंड टाइटल रिफॉर्म वगैरह किया था 1600 सदी में या 1500 सदी में, जब भी उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद पर ठीक है टाइटल्स थे, लेकिन उनका साइंटिफिक बेसिस तो नहीं था ना, वो साइंटिफिक बेसिस इस लैंड सर्वे के बाद आया है। सही बात है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आधुनिक शासन था उस काल के लिए, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था ये कर पाना, और शायद उस काल के सबसे आधुनिक शासन के मामले में हमारे राज्य पीछे थे और अंग्रेज शायद उस तरीके आगे पहुंच चुके थे, वो फ्रंटियर पे थे उस मामले में, और फिर वो नतीजा हम लोगों ने 100 साल बाद या उसके उसी समय हम देख रहे थे, देख रहे थे। बिल्कुल उसी समय हम देख रहे थे, और हमको दिख रहा था कि भाई आपको सामने दिख रही है चीज तो सीख तो लो उससे। शायद एक आपस में गुरूर भी था जो आज भी रहता है, हमें सब आता था। वो हमने एक अपने पिछले 1857 के मेमोयर वाले एपिसोड में जैसे डिस्कस भी किया था, भाई अगले दिन पता अंग्रेज चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन झांसी के अंदर में यज्ञ चल रहे हैं कि यज्ञ वज्ञ करके हम जो है इन सब से निपट लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अलग ही लेवल का क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर अप्रोच था कि भाई किस तरह से हम सोचते थे शासन वगैरह से निपटना है। तो उनका साइंटिफिक बेसिस नहीं था, ठीक है, भगवान को याद करना चाहिए लेकिन पहले मैप बना लेने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो इसी मैसेज पे ये एपिसोड खत्म करते हैं। तो श्रोतागण बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए।
और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM